Okay, let us start with the lesson number 4 from the diary of Annie Frank. From the diary of Annie Frank. It's a kind of an autobiographical work written by Annie Frank herself. Now, if most of you are well acquainted with the word, बहुत सारे जन शायद वाकिफ होंगे, ये नाम कभी सुना तो होगा कि एनी फ्रैंक कौन थी, क्या थी, लेकिन फिर भी मैं एक सिंपल सा लॉजिकल कंसेप्ट बता देता हूँ. एनी फ्रैंक अपने बचपन में, फ्रॉम हर चाइल्डहुड इटसेल्फ, जितनी तकलीफ शायद उसने, हेलो ऑल ऑफ यू, एनी फ्रैंक ने अपनी लाइफ में जितनी तकलीफ देखी होगी ना, उतनी तो हम सोच भी नहीं सकते. शैल आई रिपीट? जितनी तकलीफ एनी फ्रैंक ने अपनी लाइफ में देखी है बचपन से लेकर अब तक, जो भी रिकॉर्ड है उसके, जब तक वो मरी नहीं तब तक, she was one of those girls who, okay, suffered very badly in her life, but still living a simple and sober kind of a life, and tried to live at the end of her life in a very poor condition when she was very ill. अब वो पूरा दिया हुआ है. Let us find it out. Let us read it out. Before you read, Annie lies Mary, who is also known as Annie Frank, born, कंफर्म नहीं इसलिए देखो वहां पर फरवरी मार्च ये दोनों लिखा हुआ है. एनी फ्रैंक born on 12th of June 1929. ओके, फरवरी और मार्च इन दोनों में से किसी एक महीने में 1945 में उसकी मृत्यु हो गई. अब 29 से 45 के बीच में एज ही गिन लो आप, घर पे आराम से उंगली पर गिनकर अंदाज लगा सकते हो at what small age she died. 29 30 ये 2 साल हो गए, 40 10 45 15 15 प्लस ये 2 17 मीन्स सादा सिंपल लॉजिक है, 17 इयर्स ही उसकी जिंदगी उसने देखी, उसके बाद वो मर चुकी है. शी वॉज अ जर्मन, ओके, born Jewish girl. She was a girl who was known by her country's name, that is German girl, but born in a Jewish family. Jews जो थे ना, Jews, उनकी फैमिली में उसका जन्म हुआ है. Jews के इस कैटेगरी में वो बिलोंग करती थी, या वो पर्टिकुलर कम्युनिटी है Jews की जहां पर उसका जन्म हुआ था. Who wrote while in hiding with her family. उसने अपनी लाइफ की ऑटोबायोग्राफी तब लिखी जब वो अपनी फैमिली के साथ इधर उधर दर दर की ठोकरें जब खा रही थी उसकी फैमिली, तो उनके साथ वो छुपकर, ताकि नाजीज जो थे ना उस जमाने के, तो वो अत्याचार कर रहे थे, जो हिटलर की पूरी फौज थी जो नाजीज से बिलोंग करते थे. एंड 4 फ्रेंड्स, और उनकी फैमिली के साथ यस 4 दोस्त भी थे, लेकिन कहां पर छुपे हुए थे? इन एम्स्टरडैम नाम का वो पर्टिकुलर जो जगह है, एम्स्टरडैम जो शहर है आज, ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन, ओके, ऑफ द नेदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर 2. ये ऑक्यूपेशन का मतलब कोई बिजनेस नहीं है यहाँ पर. ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन का मतलब व्हेन जर्मन्स वर ऑक्यूपाइंग, व्हेन जर्मन्स वर ट्राइंग टू कॉन्कर. क्लियर हुआ सबको ऑक्यूपेशन का यहाँ पर मीनिंग? यस, कब्जा करना. ओके, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्यूपाई समथिंग ऑफ द नेदरलैंड्स. नेदरलैंड के हिस्सों में जर्मन्स क्या कर रहे थे? अपना कब्जा बना रहे थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था. हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडैम, और उसकी फैमिली तब एम्स्टरडैम में निकल गई थी. आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी. लेकिन कब एम्स्टरडैम में चली गई? व्हेन नाजीज हैड देयर कंप्लीट पावर, यस, especially in the whole Germany, but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. लेकिन नेदरलैंड में, ओके,
जब ये धीरे धीरे बढ़ने लगे और तब जाकर उनका ऑक्यूपाई करने का एक्सटेंशन बढ़ता गया, या जब उन्होंने अपने कंट्री को एक्सपांड करना शुरू किया और इन्होंने ऑक्यूपाई करने के लिए नेदरलैंड्स के हिस्सों को भी नहीं छोड़ा, तो उस नेदरलैंड के हिस्सों में जो एम्स्टरडेम है, वहां पर इस पूरी फैमिली को पकड़ा गया ना। फर्दर लेट अस अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट पॉइंट इज, as persecutions against as persecutions, okay, against the Jewish population increased, जैसे जैसे परसिक्यूशन बढ़ते गए, ज्यूइश पॉपुलेशन के खिलाफ अन्याय बढ़ता गया या उनको कब्जे में लेने का काम कंप्लीट करना कंटिन्यू रहा, तो उस वक्त जब ये परसिक्यूशन चल रहे थे, जब उन पर अन्याय हो रहा था अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन, खास करके परसिक्यूट करना मतलब एक्चुअली मार गिराना, अन्याय करना, ओके। परसिक्यूट का एग्जैक्ट मीनिंग है टू किल समवन, ओके, इन अ वेरी क्रूअल मैनर। और जैसे जैसे ज्यूस के पॉपुलेशन को मार गिरा रहे थे ये नाजिस, तो ये ज्यूइश पॉपुलेशन के ऊपर जो अन्याय था ये दिन बे दिन बढ़ता जा रहा था। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन, तो फैमिली ने क्या किया, धीरे धीरे यहां से वह भागकर अपने आप को हाइड करने की कोशिश की, जहां पर उनका बचाव हो सकता है वहां तक उन्होंने अपना पूरा प्रयास किया। बिफोर आई मूव फर्दर, जो एकदम एक छोटी सी 17 इयर्स की उम्र में ही मर गई जो लड़की, उसकी फोटो को देखकर, ओके, हमेशा उसके चेहरे पर एक स्माइल जो दिख रही है हमें, वो एंड में वैसी नहीं थी बेचारी की लाइफ में। वहां पर नीचे देखो क्या लिखा है उसने अपने खुद के शब्दों में, 10 अक्टूबर 1942 में, ओके, 45 में मरी थी, याद रखना 42 में मतलब 2-3 साल पहले। क्या लिखा था उसने अपने ऑटोबायोग्राफी में, जब वो सिर्फ 14 साल की होगी ऐसा, दिस इज अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम। क्या बात है, ये वो फोटो मैं आज अपने इस ऑटोबायोग्राफी में डाल रही हूँ कि जो हमेशा लोग मुझे इस तरह से हंसते हुए देखे। शायद वो मरते वक्त हंस नहीं पाई थी, रो रो के मर गई थी बेचारी, ओके। देन आई वुड मे बी, तो फिर वो अगर ऐसा कहती है तो आगे क्या बोलती है, देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड। क्या बात है, एक ख्वाब तो ख्वाब बन के रह गया शायद बेचारी का। वो चाहती थी कि शायद ऐसा अगर मैं जिंदा रही और ऐसे ही अगर मैं हंसती रही तो शायद मुझे चांस मिलेगा हॉलीवुड में आने का। शायद उसकी इच्छा थी, फिल्मी दुनिया से उससे बहुत लगाव था, लेकिन उसकी जिंदगी एक फिल्म बन के रह गई शायद। ये बहुत दुख की बात थी जब एनी फ्रैंक सिर्फ 17 इयर्स की एज में दुनिया से चल बसी, जिसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं ना। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन द हिडन रूम्स, जहां जहां पर एकदम गुपित ऐसे कमरे जो थे, गुपित मतलब जहां पर किसी की आराम से नजर नहीं जाएगी, जो जमीन के नीचे जो कमरे बनाए जाते थे अंडरग्राउंड टाइप के, तो ये फैमिली क्या करती है, ऐसे हिडन टाइप के रूम्स के अंदर खास करके छुपने की कोशिश करती है। और ये हिडन रूम्स कहां पर थे, इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। कहां पर बने थे, जुलाई के 1942 में उसके पापा का जहां पर ऑफिस था, जिनका नाम था ओटो फ्रैंक, ओके, जो बाद में जिंदा बचे थे, अकेले बच गए थे, फैमिली के इकलौते व्यक्ति बच गए, बाकी उसकी बहन मर गई, उसकी मम्मी मर गई, वो खुद मर गई, बस बचे उसके पापा थे। पापा शायद उस वक्त जहां पर वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आजू बाजू में जो तैयारी कर रहे थे, उसी दौरान ये फैमिली यस कंसंट्रेशन कैंप में उठाकर जब लेकर गए, तो वहां पर ओके, जहां पर आपको रखा जाता है और आपको मजबूरन वहां पर काम करना होता है, ऐसे पर्टिकुलर जगह को कंसंट्रेशन कैंप कहते हैं। आगे आते हैं, आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल तक ये बेचारे उसी जगह पर, एक ही जगह पर बंदिस्त थे। हम तो कोरोना में सिर्फ 6 महीने की भी बात नहीं हुई तो भी पक चुके, तो सोचो 2 साल इन लोगों ने एक ही बिल्डिंग के, वो भी नीचे अंडरग्राउंड के कमरे में कैसे टाइम निकाला होगा।
आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, लिखा है, क्लियर लिखा हुआ है। आप उसकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ो तो उसने लिखा हुआ है क्लियरली उसमें कि हम कितने साल तक उसी कमरे में इस बंदिश थे और कैसे हम लोग मैनेज कर रहे थे ये सब कुछ। द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम। फिर बाद में ये ग्रुप पकड़ा गया और उनको वहां से उठाकर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। तब उसके पापा उस वक्त वहां पर बिल्डिंग में मौजूद नहीं थे, वो बाहर किसी चीज को मैनेज करने के लिए कुछ यस काम के सिलसिले से बाहर गए थे, या फिर किसी काम से वो बाहर जाने की वजह से उसको वो पकड़े नहीं गए थे। लेकिन जब वो रिटर्न आए ना वहां पे, तो वो एकदम सुन्न रह गए कि उनकी बेटी, उनकी वाइफ, सब कुछ खत्म हो चुका है। क्लियर? तो सब वो नाजिज ने इन पूरी फैमिली के मेंबर्स के साथ साथ जो कुछ थे ना वहां पर, जो कुछ लोग थे, उनको उठाया और सीधा कंसंट्रेशन कैंप में, ओके, एक सिस्टम था जहां पर बंदी को यस बंदिश करके रखा जाता है, उनसे काम करवाया जाता है। वेयर एनी डाइड ऑफ विच पर्टिकुलर डिसीज, टाइफस नाम की जो बीमारी है, उससे क्या हो गई वो, ट्यूबरक्लोसिस के जैसा एक प्रकार का एक टाइफस नाम का डिसीज है, जो कहां पर हुआ था, बेरगेन बेल्सन नाम की जगह, जहां पर उसको ये टाइफस हुआ और वहां पर उसकी मौत हो गई विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर। लेकिन ध्यान देना कब मरी वो, विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मैरगॉट फ्रैंक। कुछ ही दिन पहले उसकी बहन जो थी ना मैरगॉट नाम की, वो मरी। और उसके बाद ओके, हर फादर ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टरडैम। उनकी फैमिली का इकलौता व्यक्ति बचा था, वो थे उसके पापा ओटो। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर रिटर्न टू एम्स्टरडैम, इसलिए मैंने बोला पहले कि एम्स्टरडैम में यस, तब उसके पापा उस वक्त वहां पर नहीं थे, वो किसी काम के सिलसिले से कुछ अरेंजमेंट्स करने के लिए वहां से चले गए थे। लेकिन उसी दौरान बदनसीबी से एम्स्टरडैम में हमला हुआ, वहां पर उनको पकड़ा गया और उठाकर ले गए। जब उसके पापा जो इकलौते बचे हुए व्यक्ति थे उनकी फैमिली में, जब वो एम्स्टरडैम में वापस आए आफ्टर द वॉर एंडेड, और लगभग 1945 में उस वक्त वॉर का यस एंड भी हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर का, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। क्या देखने के लिए गए, वो रोज देखते थे वहां पर, जब तक वो उनके साथ थे तो वो देखते थे कि एनी अपने डायरी में कुछ ना कुछ लिखती रहती है। सो कन्विंस दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, उन्होंने ये कन्विंस किया अपने आप से, यस जैसे दिलासा दिया या अपने आप को समझाया कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है उनके लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का रिकॉर्ड है, खास करके एनी की जिंदगी के यस मेमोरीज उसके अंदर लिखी हुई है। ओके, और ऐसा अपने आप को समझाते हुए वो वहां पर पहुंचते हैं, और उसके बाद वो डायरी लेकर जब बाहर आए, he took action to have it published in English। ओके, उन्होंने तुरंत उस डायरी को इंग्लिश में, ओके, वहां पे उसमें जो एंट्री थी वो इंग्लिश में नहीं थी, लेकिन इंग्लिश में उन्होंने ट्रांसलेट करके उसे कौन से नाम से पब्लिश करने के लिए जिद लगा के रखी, या तुरंत पब्लिशर के पास गए, अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इस नाम से ये लेसन हम आज पढ़ रहे हैं। क्लियर? इसी नाम से वो डायरी पब्लिश की गई थी ना। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। आखिर ये डायरी एनी के पास कब आई थी, ये बात भी ध्यान में ले लीजिए। उस थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, उसके मरने के पहले जो उसकी लाइफ में हुआ था। तो एनी का लगभग 13th बर्थडे था, 13 की बात कर रहा हूं मैं, 309। ओके, 13th बर्थडे था। एंड क्रोनिकल्स, ओके, क्रोनिकल्स किसी को पता है, द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड chronicles the events of her life। chronicles means which is inscribed, which is mentioned, which is written। ये डायरी के अंदर लगभग बहुत कुछ क्रोनिकाइज किया गया है, मतलब सब कुछ वहां पर उसमें लिखा गया है। खास करके उसके जिंदगी के जो इम्पोर्टेंट पल थे उनको उसने मेंशन किया है। क्रोनिकल करना मतलब मेंशन करना। क्या मेंशन किया उसने, द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th जून 19, इसको अंडरलाइन करके रखना लगे तो आप घर पे जाके बुक में, 12th जून ओके 1942 से उसने
इस डायरी में लिखना शुरू किया मरने के 3 साल पहले। क्लियर हुआ? अंटिल इट्स फाइनल एंट्री। और कब तक लिखती गई वो? 1942 से लेकर 1944 तक, 2 साल तक। और उसमें फाइनल एंट्री कौन सी तारीख को है? 1 अगस्त 1944, 12 जून 1942 में लिखने की शुरुआत की। ओके, कंटिन्यू नहीं लिखती रहती थी वो, जब जब जैसे जैसे इवेंट्स पास होते थे उसकी यादें वो, हाँ, उसके उस डायरी के अंदर लिखती रहती है। और उसकी लास्ट एंट्री थी ऑन 1 अगस्त 1944 में। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड, और फिर बाद में उसको सबसे पहले इवेंचुअली, यस, एट फर्स्ट इट वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच लैंग्वेज। उसको पहले, सबसे पहले डच लैंग्वेज में लिखा गया था इनटू मेनी लैंग्वेजेस। फिर बाद में उसको अनगिनत भाषाओं में बदला गया एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। बाद में एनी फ्रैंक की डायरी क्या बन गई? वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक उस जमाने में। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स। एनी फ्रैंक के इस जिंदगी के ऊपर कुछ फिल्में भी बनी, कुछ टेलीविजन के अंदर, ओके, एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस भी बने। थिएट्रिकल मतलब थिएटर्स में सिनेमाज वगैरह जो होते हैं वो, कुछ टेलीविजन की सीरियल्स बनी, एंड इवन एन ओपेरा, यहाँ तक कि ओपेरा हाउस में या ओपेरा में भी, मतलब ओपेरा इट्स अ काइंड ऑफ अ थिएटर वेयर द काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस इज शोन विद द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर? म्यूजिक के साथ आप लाइव प्रेजेंटेशन देते हो, उसको ओपेरा कहते हैं। बेस्ड ऑन द डायरी, और ये सब कुछ उसके डायरी के आधार पर आज, यस, हम पढ़ भी पा रहे हैं या देख सकते हैं। देन नेक्स्ट, some doubt is here? Okay, next is describe. Just a minute. Huh? Okay, I'll just continue. I'm having